नमस्कार। आज के इतिहास शिक्षण में मैं डॉक्टर जसपाल सिंह खत्री, प्रवक्ता विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं इतिहास की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय। इसमें हम अध्याय 3 वर्ग इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारी इस चर्चा के बिंदु रहेंगे बदलती हुई परंपराएं, अर्थात 9वीं से और 16वीं सदी तक पश्चिमी यूरोप में जो बदलाव हुए उसका हम अध्ययन इसमें करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम सामंतवाद का परिचय देंगे और फ्रांस और इंग्लैंड, इन दो देशों के उत्पत्ति के विषय में भी कुछ प्रकाश हम डालेंगे, जिससे कि हम इस समाज की प्रकृति का अध्ययन करेंगे और मध्यकालीन यूरोप के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने देखा है कि 9वीं सदी तक कैसे एशिया और यूरोप के अधिकांश भागों में विशाल साम्राज्यों का विकास और विस्तार हुआ। इन साम्राज्यों में से कुछ यायावर प्रकृति के थे, कुछ विकसित शहरों और विशेष रूप से उन शहरों के व्यापारी तंत्रों पर आधारित थे। मकदूनिया, रोम, अरब, मंगोल साम्राज्य और उनसे पूर्व आने वाले साम्राज्यों जैसे मिस्र, असीरिया, चीन और मौर्य, इन सब में यह अंतर था कि यहाँ दिए गए पहले चार, अर्थात मकदूनिया, रोम, अरब, मंगोल, इन साम्राज्यों का विस्तृत क्षेत्र में विस्तार था और महाद्वीपीय एवं पारद्वीपीय स्वरूप के थे। जो कुछ हुआ उसमें विभिन्न सांस्कृतिक टकरावों की भूमिका बहुत निर्णायक थी। साम्राज्यों का उदय प्रायः अचानक होता था, परंतु वे हमेशा उन बदलावों के परिणाम थे जो साम्राज्य निर्माण की दिशा में लंबे समय से उन मूल क्षेत्रों में निहित थे जहां से वे साम्राज्य फैलने लगे। विश्व इतिहास में परंपराएं विभिन्न तरीकों से बदल सकती हैं। पश्चिमी यूरोप में 9वीं से लेकर 17वीं सदी के मध्य ऐसा बहुत कुछ धीरे धीरे विकसित हुआ जिसे हम आधुनिक समय के साथ जोड़कर देखते हैं। इन कारकों में धार्मिक विश्वासों पर आधारित होने की अपेक्षा प्रयोगों पर आधारित वैज्ञानिक ज्ञान का विकास, लोक सेवाओं की निर्माण, संसद और विभिन्न कानूनी धाराओं के सृजन पर ध्यान देते हुए सरकार के संगठन पर गहन विचार और उद्योग व संस्कृत व कृषि में प्रयोग आने वाली तकनीक में सुधार शामिल है। इन परिवर्तनों के परिणाम यूरोप के बाहर भी पुरजोर तरीके से अनुभव किए गए। जैसा कि हमने देखा कि 5वीं सदी में पश्चिम में रोमन साम्राज्य धीरे धीरे विघटित होने लग गया था। पश्चिमी और मध्य यूरोप में रोमन साम्राज्य के अवशेषों ने धीरे धीरे अपने को उन कबीलों की प्रशासनिक आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार ढाल लिया था जिन्होंने वहां पर राज्य स्थापित कर लिए थे। पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका की तुलना में जो पश्चिमी यूरोप था उसमें नगरीय केंद्र छोटे थे। तो 9वीं सदी तक पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप के वाणिज्यिक और शहरी केंद्र जैसे एक्स, लंदन, रोम व सियना, हालांकि ये बहुत छोटे थे, फिर भी उनका महत्व कम नहीं था। 9वीं से 11वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोप के ग्रामीण क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। चर्च व शाही शासन ने वहां के कबीलों के प्रचलित नियमों और रोमन संस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करने में मदद की।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण पश्चिमी और मध्य यूरोप में 9वीं सदी के प्रारंभ में शार्लमेन का साम्राज्य था। इसके शीघ्र पतन के पश्चात भी हंगरी वासियों और वाइकिंग लोगों के भयंकर आक्रमणों के बावजूद ये नगरीय केंद्र व व्यापार तंत्र में बने रहे। वाइकिंग वो लोग हैं जो स्कैंडिनेविया यानी डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड यहाँ के वे लोग थे जो 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच उत्तर पश्चिमी यूरोप के क्षेत्रों पर आक्रमण करने के बाद वो वहां बस गए थे। इनमें से अधिकांश लोग समुद्री डाकू और व्यापारी थे, जिन्हें हम फिक्शन में पायरेट्स के नाम से जानते हैं। तो इन सभी परिवर्तनों की अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप एक सामंती व्यवस्था अस्तित्व में आई। जो सामंतवाद की पहचान थी वो था दुर्गों व मेनर के भवनों के इर्द गिर्द कृषि उत्पादन होना। यह भूमि मेनर के लॉर्डों की थी जिस पर किसान या कृषिदास कार्य करते थे। ये लोग वफादार होने के साथ साथ सामान और सेवा प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध होते थे। ये लॉर्ड बड़े लॉर्डों के ये जो राजाओं के सामंत थे वेसेल्स जिनको सामूहिक रूप से कहते हैं उनके प्रति वचनबद्ध थे। कैथोलिक चर्च जिसका केंद्र बिंदु पोप और उसकी पूरी व्यवस्था थी वह पूरी तरह से सामंतवाद को समर्थन देता था। उसके पास जो है अपनी बहुत विशाल भूमि संपदाएं थी। ऐसे संसार में जहां पर जीवन की अनिश्चितताएं हों, औषधियों का अल्प ज्ञान और निम्न जीवन प्रत्याशा, ये सब बातें आम हो गई थी। तो चर्च ने लोगों को व्यवहार का ऐसा तरीका सिखाया जिससे मृत्यु के बाद का जीवन सहनीय बन सके। तो इस प्रकार धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था के लिए मठों का निर्माण हुआ, जहां पर धर्म में आस्था रखने वाले लोग अपने को कैथोलिक चर्च वासियों के निर्देशानुसार स्वयं को सेवा में लगाते थे। साथ ही चर्च स्पेन से बाइजेंटियम तक के जो मुस्लिम राज्य थे उनमें फैले विद्वता तंत्र का एक भाग थे। इसके अलावा वे यूरोप के अधीनस्थ राजाओं, भूमध्य सागर तथा सुदूर क्षेत्रों को प्रचुर मात्रा में धन संपदाएं उपलब्ध कराते थे। वेनिस और जिनेवा के भूमध्य सागरीय उद्यमियों से जो वहां के व्यापारी थे उनसे प्रेरित होकर के 12वीं सदी से सामंती व्यवस्था पर वाणिज्य और नगरों का प्रभाव पड़ता चला गया और बदलता रहा। इन उद्यमियों के जहाज मुस्लिम राज्यों एवं पूर्व में बचे हुए रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे। इन क्षेत्रों की संपत्ति के लोभ में और ईसा मसीह के जीवन से जुड़े हुए पवित्र स्थलों जिसको हम जेरूशलम, बेथलम इत्यादि कहते हैं, उन पवित्र स्थलों को मुसलमानों से आजाद कराने की भावना से प्रेरित होकर के यूरोपीय राजाओं ने धर्म युद्ध के दौरान भूमध्य सागर के पार के स्थानों से संबंध मजबूत किए। यूरोप के आंतरिक व्यापार में सुधार हुआ जो मेलों और बाल्टिक समुद्र तथा उत्तरी सागर के बंदरगाहों पर केंद्रित था और बढ़ती हुई जनसंख्या द्वारा प्रेरित था। इसलिए उस व्यापार में सुधार हुआ। तो वाणिज्य विस्तार के ये अवसर जीवन के मूल्य के प्रति बदलते हुए रवैये से मेल खाते थे। इस्लामी कला और साहित्य में मानव और अन्य प्राणियों के प्रति प्रचुरता से दिखाई पड़ने वाला सम्मान और बाइजेंटाइन के व्यापार द्वारा यूरोप में आने वाली यूनानी कला और विचारों ने यूरोप को संसार देखने का
एक नया नजरिया प्रदान किया। 14वीं सदी से, जिसे हम पुनर्जागरण कहते हैं, विशेष रूप से उत्तरी इटली के नगरों में जो समृद्ध लोग थे वो मृत्युपरांत जीवन की अपेक्षा इस जीवन से अधिक वास्ता रखने लगे थे, यानी वास्तविकता को स्वीकार करने लगे थे। मूर्तिकार, चित्रकार और लेखक मानव और संसार की खोज में अधिक दिलचस्पी लेने लग गए थे। इसमें हम ये पोप का एक महल है जो दक्षिणी फ्रांस के नगर एविग्नोन में है। ये 14वीं शताब्दी का दृश्य है। ये बड़ी शानदार वास्तुकला का नमूना है। इसी प्रकार यह 15वीं शताब्दी में वेनिस में डोगे का महल है। यह भी अपने आप में एक भव्य और शानदार वास्तुकला का नमूना है। इससे यह प्रतीत होता है कि इसी जीवन में ये समृद्ध लोग वैभव का प्रदर्शन करने लग गए थे और वास्तविक संसार को भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर के ऐसे भवनों का निर्माण करते थे, न कि मृत्यु के बाद किसी सुख की कल्पना करते थे। 15वीं शताब्दी का यूरोप और उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। 15वीं शताब्दी के अंत तक इस तरह की परिस्थितियों ने यात्रा और खोजों को अभूतपूर्व ढंग से बढ़ावा दिया। कई खोज यात्राएं प्रारंभ हुई। स्पेनवासी और पुर्तगाली जो उत्तरी अफ्रीका के साथ व्यापार करते थे और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर और दक्षिण में जाने लग गए थे। इस तरह उत्तमाशा अंतरीप, जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं, जो अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है, वहां से होते हुए वे भारत पहुंचे, जो यूरोप में मसालों के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में बहुत अधिक प्रसिद्ध था। कोलंबस ने भारत के लिए एक पश्चिमी मार्ग खोजने का प्रयास किया और वह 1492 ईस्वी में एक द्वीप पर पहुंचा जिसे यूरोप वासियों ने वेस्ट इंडीज कहा, यानी पश्चिमी भारत। दूसरे खोजकर्ताओं ने आर्कटिक की ओर से भारत और चीन के लिए उत्तरी मार्ग खोजने का भी प्रयास किया। तो यूरोप के यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान तरह तरह के लोग मिले। कुछ हद तक वे उनसे सीखने के इच्छुक भी थे। पोप और कैथोलिक चर्च ने भूगोलवेत्ता एवं पर्यटक हसन अल वजान, यूरोप में लियो अफ्रीकनस के नाम से विदित है, जो उसके काम को प्रोत्साहित किया। तो इस भूगोलवेत्ता ने पोप लियो 10वें के लिए 16वीं सदी के पूर्वार्ध में अफ्रीका का भूगोल पहली बार लिखा। जेसुइट चर्च के सदस्यों ने 16वीं सदी में जापान के बारे में जाना और उसके बारे में लिखा। तो 17वीं सदी में एक अंग्रेज व्यक्ति थे जिनका नाम विल एडम्स था। उसने जापानी शोगुन तोकुगावा इयास का मित्र एवं सलाहकार बन गया था। अमेरिका पहुंचने पर यूरोपीय लोगों का वहां के मूल निवासियों से संपर्क हुआ। हसन अल वजान की तरह ही इन लोगों ने यूरोपीय लोगों में दिलचस्पी ली और कभी कभी उनके लिए काम भी किया। उदाहरण के लिए एस्टेक की एक महिला जो बाद में डोना मेरिना के नाम से जानी गई, तो मैक्सिको के स्पेनी विजेता कॉर्टेस से उसने दोस्ती की और उसके लिए दुभाषिए का काम किया और कई तरह के प्रबंध करवाए और उनकी बहुत मदद की। यूरोपवासी नए लोगों के साथ सामना होने की स्थिति में कभी कभी सचेत, अनात्मशंसी और चौकन्ने होते थे। यहाँ तक कि जब वे व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने और हथियारों के बल पर अपनी सत्ता थोपने का प्रयास करते रहे, तो ऐसे ही पुर्तगालियों ने भी भारत में प्रारंभ किया। तो वे लोग 1498 में वास्को डी गामा के कालीकट, जो कोझिकोड में
आगमन के बाद हिंद महासागर में भी उन्होंने ऐसा ही किया। दूसरी ओर कभी कभी वे दबंग, आक्रामक एवं क्रूर थे, और जिनसे भी वे मिले उन्हें अज्ञानी मानकर उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने का भाव प्रदर्शित किया कि हम ही श्रेष्ठ हैं और बाकी लोग अज्ञानी हैं, और उनको व्हाइट मैन बर्डन इस तरह की भावना से वे ग्रसित थे। कैथोलिक चर्च ने दोनों रवैयों को प्रोत्साहन दिया, वे इसको अच्छा मानते थे। दूसरी सभ्यताओं और भाषाओं के लिए अध्ययन केंद्र था, लेकिन उसने उन लोगों पर होने वाले हमलों को बढ़ावा दिया जिन लोगों को वह गैर ईसाई मानता था। तो गैर यूरोप वासियों की दृष्टि से यूरोप के साथ उनके संपर्क, संघर्ष अलग अलग तरह के थे। अधिकांश इस्लामिक क्षेत्रों और भारत तथा चीन के लिए यूरोपवासी 17वीं सदी के अंत तक एक कौतूहल का विषय थे। वे ऐसे हष्ट-पुष्ट व्यापारियों तथा नाविकों के रूप में देखे जाते थे जो बेहतर दुनिया के बारे में पूरी लोगों की समझ में बहुत योगदान नहीं कर सकते थे। फिर भी जापानियों ने उनकी प्रौद्योगिकी के कुछ लाभ जल्द ही सीख लिए। उदाहरण के लिए 16वीं सदी के उत्तरार्ध तक उन्होंने बड़े पैमाने पर बंदूकों का उत्पादन शुरू कर दिया। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में एज़टेक साम्राज्य के शत्रुओं ने यूरोपवासियों का उपयोग एज़टेकों की शक्ति को चुनौती देने में किया। साथ ही साथ यूरोपवासियों के साथ आई बीमारियों ने जनसंख्या का विनाश कर दिया। 16वीं सदी के अंत तक कुछ क्षेत्रों में लगभग 90% जनसंख्या इनके संपर्क और संघर्ष में मृत्यु के आगोश में समा गए। यूरोप में विचाराधीन काल में अनेक महत्वपूर्ण विकास हुए, जिसमें कृषि और किसानों के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तनों को देखा गया। इसके अलावा अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए। हमें ज्ञात होता है कि महाद्वीपों के आपसी संबंधों ने व्यापार को प्रोत्साहित किया। इन संपर्कों ने अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया और विचारों और आविष्कारों तथा वस्तुओं का आदान प्रदान कर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होने लगा। भूमि पर नियंत्रण, स्रोत और व्यापार के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्यों में परस्पर लगातार संघर्ष हो रहे थे, जिसके कारण महिलाओं और पुरुषों को यदि उनकी हत्या न कर दी गई हो तो उन्हें उनके निवास स्थानों से निकालकर उन्हें दास बनाया जा रहा था। इस तरह लोगों का जीवन अनेक रूपों में इतना अधिक बदल गया था कि उसे पहचानना बहुत कठिन हो गया था। यह इस प्रकार की सामुद्रिक यात्राओं के दुष्परिणाम इस प्रकार से भी थे। हम अध्ययन करेंगे सामंतवाद, तो सामंतवाद का परिचय हम इसमें देंगे। तो इस अध्याय में हम 9वीं और 16वीं सदी के मध्य, जिसे हम मध्यकाल कहेंगे, उसमें पश्चिमी यूरोप में होने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करेंगे। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात पूर्वी एवं मध्य यूरोप के अनेक जर्मन मूल के समूहों ने इटली, स्पेन और फ्रांस के कई क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर लिया था। किसी भी संगठित राजनीतिक बल के अभाव में प्रायः युद्ध होते थे और अपनी भूमि की रक्षा के लिए संसाधन जुटाना भी अति आवश्यक हो गया था। इस प्रकार से सामाजिक ढांचे का केंद्र बिंदु भूमि पर नियंत्रण था। इसकी विशेषताएं जर्मन रीति रिवाजों और शाही रोम की परंपराओं से ली गई थी। ईसाई धर्म, जिसे चौथी सदी में रोमन साम्राज्य ने राजकीय धर्म बना लिया था, उसके पश्चात जब रोम का पतन हुआ तब भी बचा रहा और धीरे धीरे मध्य और उत्तरी यूरोप में ईसाई धर्म फैल गया। तो चर्च भी यूरोप में एक मुख्य
भूमि धारक और राजनीतिक शक्ति बन गया था। इस 3 वर्ग से केंद्रित इसका केंद्र बिंदु है। तो इससे हमारा अभिप्राय है 3 ऐसी सामाजिक श्रेणियां हैं जिसमें ईसाई पादरी, भूमिधारक, अभिजात वर्ग और कृषक है। इन 3 वर्गों के बीच बदलते संबंध कई सदियों तक यूरोप के इतिहास को गढ़ने वाले महत्वपूर्ण कारक थे। पिछले 100 वर्षों में यूरोपीय इतिहासकारों ने विविध क्षेत्रों के इतिहासों यहाँ तक कि प्रत्येक गांव के इतिहास पर विस्तृत कार्य किया। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भू स्वामित्व के विवरणों, मूल्यों और कानूनी मुकदमों जैसी बहुत सारी सामग्री दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध थी। उदाहरण के लिए स्रोत के रूप में हमें चर्चों में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के अभिलेखों की मदद से ही परिवारों और जनसंख्या की संरचना को समझा जा सका। इन्हीं चर्चों से प्राप्त अभिलेखों ने व्यापारिक संस्थाओं के बारे में भी हमें ऐतिहासिक रूप से सूचनाएं दी और गीत व कहानियों द्वारा हमें त्योहारों और सामुदायिक गतिविधियों के बारे में भी बोध हुआ। इन सभी स्रोतों का उपयोग इतिहासकार द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक जीवन, दीर्घकालीन जैसे जनसंख्या में वृद्धि इत्यादि, अथवा अल्पकालीन जैसे कृषक विद्रोह वगैरह, इन परिवर्तनों के समझने में इनका उपयोग किया जा सकता है। सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले विद्वानों में से एक फ्रांस के मार्क ब्लॉक थे। इन मार्क ब्लॉक महोदय ने, जो कि 1886 से 1944 तक रहे, तो ये फ्रांस के विद्वानों के उस वर्ग से थे जिनका ये मानना था कि इतिहास की विषय वस्तु राजनीतिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान व्यक्तियों की जीवनियों से कुछ अधिक है। उन्होंने भूगोल के महत्व द्वारा मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया, जिससे कि लोगों के समूह का व्यापार, व्यवहार और रुख समझा जा सकता था। लॉक का सामंती समाज यूरोपियों, विशेषकर 900 ईस्वी से 1300 ईस्वी के मध्य फ्रांसीसी समाज के सामाजिक संबंधों और श्रेणियों, भूमि प्रबंधन और उस काल की जन संस्कृति का असाधारण विवरण देता है। तो सामंतवाद उसे कहते हैं जिससे कि इतिहासकारों ने फ्यूडलिज्म शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा है। वास्तव में ये एक जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। इस फ्यूड शब्द का शाब्दिक अर्थ है एक भूमि का टुकड़ा, और यह एक ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और इटली में भी विकसित हुआ। आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को इंगित करता है जो सामंत यानी लॉर्ड और कृषकों यानी पीजेंट्स, लॉर्ड और पीजेंट के संबंधों पर आधारित है। कृषक अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर कार्य करते थे। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में वे उनको सैनिक सुरक्षा देते थे। इसके साथ साथ लॉर्ड के कृषकों पर व्यापक न्यायिक अधिकार भी थे। इसलिए सामंतवाद ने जीवन के न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक भी और राजनीतिक भी, इन पहलुओं पर भी अधिकार स्थापित कर लिया था। यद्यपि इसकी जड़ें रोमन साम्राज्य में विद्यमान प्रथाओं और फ्रांस के राजा शार्लमेन, जो कि 742 से 814 के बीच रहा, उसके शासन काल में पाई गई थी। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि जीवन के सुनिश्चित तरीके के रूप में सामंतवाद की उत्पत्ति
यूरोप के अनेक भागों में 11वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई। ये पश्चिमी यूरोप का मानचित्र है, जिसमें एक प्रकार की जो प्रवृत्तियां थी यानी सामंतवाद का उदय हुआ था, जो पूर्वी यूरोप की तुलना में विशेष रूप से इसके लिए अनुकूल रहा। तो इसमें हम जर्मन राज्य को देख सकते हैं, गॉल जिसे हम फ्रांस कहते हैं, और इंग्लैंड और इटली के राज्यों में भी ये सामंतवाद का उदय हुआ। फ्रांस और इंग्लैंड कैसे हुए, तो इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी है कि जिसे गॉल कहते थे फ्रांस, यह रोमन साम्राज्य का पहले एक प्रांत था। इसमें दो विस्तृत तट रेखाएं, पर्वत श्रेणियां, लंबी नदियां, वन और कृषि करने के लिए उपयुक्त विस्तृत मैदान इस क्षेत्र में थे। जर्मनी की एक जनजाति जिसे फ्रैंक कहते थे, उसने गॉल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना लिया, फ्रैंक के कारण फ्रांस। तो 6ठी सदी से यह प्रदेश फ्रैंकिश अथवा फ्रांस के ईसाई राजाओं द्वारा शासित राज्य था। फ्रांसीसियों के चर्च के साथ बड़े प्रगाढ़ संबंध थे, जो पोप द्वारा राजा शार्लमेन से समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दिए जाने पर और अधिक मजबूत हुए थे। तो ये जो पवित्र रोमन साम्राज्य था, ये शार्लमेन के साम्राज्य को ऐसा नाम दिया गया। कुस्तुनतुनिया में रहने वाले पूर्वी चर्च के प्रधान के भी बाइजेंटियम के सम्राट के साथ इसी प्रकार के समान संबंध थे। तो एक संकरित जलमार्ग के पार स्थित इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं सदी में फ्रांस के एक प्रांत नॉर्मंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया, जिसके द्वारा ये क्या हो गया, इंग्लैंड हो गया। तो इस प्रकार हम फ्रांस का प्रारंभिक इतिहास इस टाइमलाइन में देख सकते हैं। इस टाइमलाइन में 481 ईस्वी में क्लोविस फ्रैंक लोगों का राजा बना। 486 में क्लोविस और फ्रैंक ने उत्तरी गॉल पर विजय अभियान प्रारंभ किया। फिर 496 में क्लोविस और फ्रैंक लोग धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए। 714 में चार्ल्स मार्टन राजमहल का मेयर बना। 751 में मार्टल का पुत्र पेपिन फ्रैंक लोगों के शासक को अपदस्थ करके नया शासक बना और उसने एक अलग वंश की स्थापना की और अपने विजय अभियानों ने इसका आकार दुगना कर दिया। 768 में पेपिन का स्थान उसके पुत्र शार्लमैन या जिसको चार्ल्स महान कहते हैं, उसके द्वारा ले लिया गया। 800 ईस्वी में पोप लियो थर्ड ने शार्लमैन को पवित्र रोमन सम्राट का ताज पहनाया और आगे चल करके 840 से नॉर्वे से वाइकिंग लोगों के हमले वहां होने प्रारंभ हुए। कुछ प्रश्न आपके मूल्यांकन के लिए यहाँ पर हैं। 15वीं शताब्दी में यूरोप में किन किन सभ्यताओं के संपर्क में आया? तो इस अध्याय में हमने चर्चा की कि विभिन्न प्रकार की जब खोज यात्राएं प्रारंभ हुई, तो समुद्री मार्ग से पश्चिमी यूरोप के देशों ने एक साहसिक समुद्री यात्राएं की थी, जिसके द्वारा वो भारत और चीन के वैकल्पिक मार्ग को ढूंढने के लिए अमेरिका आए, जहां उन्होंने एज़टेक, माया, इंका इन सभ्यताओं से उनका सामना हुआ। इसी प्रकार से भारत के साम्राज्य के साथ उनका संपर्क आया। ये सब आपने बताना है। सामंतवाद से क्या तात्पर्य है? तो सामंतवाद यूरोप में पनपी एक ऐसी विचारधारा थी जो कि भूमि और कृषकों के साथ उसके संबंध को दर्शाता है। तो ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इन तीनों प्रकार के क्षेत्रों को कवर करता है। कुछ प्रश्न आपके गृह कार्य के लिए है कि 9वीं से 16वीं सदी के यूरोप की
विशेषताएं क्या थी। तो इस जिसको हम मध्यकाल कहते हैं, तो इस समय आपने बताना है कि वो कौन-कौन सी विशेषताएं थी जिसने बदलते हुए यूरोप ने पूरे विश्व के अन्य देशों को भी प्रभावित किया और वो कई क्षेत्रों में किया। वो विशेषताएं आपने बतानी है। सामंतवाद की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो सामंतवाद जो इस प्रकार के कृषकों और भूमि के मध्य जो संबंध हैं, जो लॉर्ड्स के साथ जो भूमि का संबंध है, जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करता है, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं आपने बतानी है। तो आज के इस इतिहास शिक्षण में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।